नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की इजराइल यात्रा पर मंगलवार शाम तेल अवीव पहुंचे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली इजराइल यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इजराइल दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने 3 दिवसीय इजराइल दौरे की शुरुआत की पूर्व संध्या पर कहा, मेरा दौरा ख़ास मौके पर हो रहा है जब भारत और इजराइल के बीच संबंध स्थापित होने के 25 साल पूरे हुए हैं। सरकार समर्थक अखबार इजराइल हायोम को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की राय को साझा करता हूं जो इजराइल को विपरीत हालात में अस्तित्व कायम रखने वाले देश के तौर पर देखते हैं। अखबार का कहना है कि मोदी की इस यात्रा के दौरान नए रक्षा और साइबर सुरक्षा संबंध स्थापित करने पर जोर दिया जा सकता है। इन दो क्षेत्रों में इजराइल ने खुद को एक विश्व अगुवा के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत की बदली हुई विदेश नीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर भारत के पारंपरिक दोस्त रहे इजराइल के कट्टर विरोधी फ़लस्तीन की ओर से मोदी की इस यात्रा पर सधा हुआ बयान आया है। फ़लस्तीन के राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इजराइल से भारत के गहरे होते हुए संबंध हमारे रिश्तों को प्रभावित नहीं करेंगे। अखबार यरूशलेम पोस्ट ने एक विश्लेषण में लिखा है कि हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जोर देकर कहा है कि रक्षा व्यापार इस दौरे का मकसद नहीं है, लेकिन इस दौरे में कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इजराइल भारत को मिसाइल और ड्रोन विमान सहित सैन्य उपकरण प्रदान करने वाला एक अहम देश है। अखबार ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक इन रक्षा सौदों को गुप्त रखा जाता था, लेकिन समय के साथ देशों के बीच संबंध बहुत गहरे हुए हैं और पिछले 5 साल में इजराइल ने हर साल औसतन $1 अरब के हथियार भारत को बेचे हैं। हथियारों की खरीद दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है और इजराइल हाल के वर्षों में अमेरिका के बाद भारत को हथियार सप्लाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। देश देशांतर में आज बात प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से जुड़ी उम्मीदों की। मेरे साथ हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता, पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा, वरिष्ठ पत्रकार सैयद फैसल अली और सामरिक मामलों के जानकार त्रिदेश सिंह मनी। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब मैं आपसे करना चाहूँगा कि 1992 में जब भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक रिश्ते कायम हुए, कहा जाता है कि आपने वहाँ एम्बेसी को खोला, इन रिश्तों को अहम बनाने में आपका रोल रहा है। प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा हो रही है इसे किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? देखिए, रिश्ते हमारे 1992 के बाद में धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं जी। और डिफेंस में बहुत कोऑपरेशन है। आपने जैसा कहा पिछले 5 सालों में बहुत उभर के सामने आया है, बट पिछले 5 सालों में नहीं, जब हम 92 में एम्बेसी खोली थी उसी वक्त इजराइल ने बहुत स्ट्रॉन्ग बिड डाली थी हमारे मिग 21 के अपग्रेड के लिए। उनको वो प्रोजेक्ट नहीं मिला था, बट ये जाहिर था कि इजराइल में कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे काम आ सकती है। और डिफेंस उस वक्त तक ये हो गया था कि डिफेंस के सौदे भी एक आम सौदों की तरह से हैं। हमको चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमको कहीं से सस्ती मिलती है और कहीं से आसानी से मिलती है। देखिए, इजराइल में टेक्नोलॉजी देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा पहलू है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की भी बात करी आपने, लेकिन मैं इससे निकल कर एक जो हमारे रिश्ते इजराइल के साथ डेवलप हो रहे हैं उसमें बहुत आयाम हैं और ऐसे आयाम हैं जो कि हमारे देश के हित में हैं। और ये बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विज़िट से करी कि उन रिलेशनशिप को एक विजिबिलिटी, एक प्रोफाइल देने जो मिलेगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप से मेरा मानना है हमारे देश के हित बहुत ज़्यादा सर्व होते हैं। और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के अलावा वाटर मैनेजमेंट, इजराइल ने बहुत सबसे बड़ा तरक्कीवान देश है जहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जितना इजराइल में वेस्ट वाटर का इस्तेमाल होता है। 70-80% जो पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो उसमें होता है। सोलर टेक्नोलॉजी, तो इन सब एरियाज़ में। और जब हमने एम्बेसी खोली, जब नरसिम्हा राव जी ने खोली, तो उनके दिमाग में ये चीज़ शर्तिया कायम थी कि हमें इजराइल से सीखने के लिए, हमारे इजराइल से कोऑपरेशन के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एम्बेसी खोलने के 2 महीने बाद ही नरसिम्हा राव जी ने MS स्वामीनाथन को भेजा हमारे पास कि इजराइल का दौरा करें और एक अच्छी रिपोर्ट बनाएं, एक बताएं कि क्या क्या हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, सोलर टेक्नोलॉजी में।
मैं आता हूँ आपके पास में। कमर आगा साहब, प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है 70 वर्षों में, एक तो आप किस रूप में देखते हैं? और ये जो बात हो रही है, कहा गया प्रधानमंत्री के बयान में कि साहब ये हमारा डिफेंस एग्रीमेंट के लिए विज़िट नहीं है, क्या आपकी नज़र में महत्वपूर्ण बात है इस दौरे की? देखिए, कई एक चीज़ें हैं। हम्म, अगर सिर्फ कहा जाए कि डिफेंस के लिए है तो फिर विज़िट बहुत छोटी हो जाती है। उसका डिफेंस भी है, डिफेंस प्रोडक्शन भी है, को प्रोडक्शन भी की भी अब बात चल रही है। हम लोग मिल के उनके साथ बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे, डेवलप किए जाएंगे और फिर उसके बाद उनको तीसरी कंट्रीज़ में बेचा जाएगा। एक लंबी लिस्ट है डिफेंस की, जो एग्रीमेंट्स साइन हो सकता है अभी इस दौरे में ना साइन हो, आने वाले समय में साइन हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है बहुत सी चीज़ें। फिर उसके अलावा ड्रोन्स का है मसला, फिर उसके अलावा काउंटर टेररिज्म है। इज़राइल की पास काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ख़ासतौर से उन ग्रुप्स की, मिलिटेंट ग्रुप्स की, आतंकवादी संगठनों की जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करते हैं। भारत की काफ़ी अच्छी समझ है और अंडरस्टैंडिंग है और उनके पास इंफॉर्मेशन है जो एफ पैक रीजन में, यानी पाकिस्तान अफ़गान रीजन में है। तो वो फिर उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है आतंकवाद को रोकने के लिए, वो इज़राइल के पास हैं। जैसे लेज़र फेंसिंग है, कम्युनिकेशन लिसनिंग डिवाइसेस वगैरह जो होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है सुनने के लिए कि क्या क्या ये मिलिटेंट्स की जो आपस में बात होती है उनको इंटरसेप्ट करके सुनना। इस तरह की एक लंबी लिस्ट है उसमें, और वो कॉपरेशन होगा एग्रीकल्चर, वाटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर उसके अलावा ये नहीं, लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी वहाँ पे है कि वो फिल्म्स बनाएंगे अपने। और दूसरी चीज़ ये सारी चीज़ें हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ का काफ़ी समय से काम चल रहा था, जो बातचीत, ये एग्रीमेंट्स हो रहे थे, विजिट्स भी लगातार हर मिनिस्ट्री से उधर हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ आगे बढ़ेगी बात और इन चीज़ों पे हमारा एग्रीमेंट होने के संभावनाएं हैं। देवेश सिंह मनी साहब, आप किस रूप में देखते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को? आप भारत इजराइल की किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो जैसे एम्बेसडर साहब ने पहले भी कहा था कि इसकी शुरुआत तो को 25 साल हो, मतलब 25 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर डिपार्चर हुआ है वो ये है कि जो इजरायली साइड भी आप कह रही है कि दिस रिलेशनशिप इज़ आउट ऑफ द क्लोजेट। अब नो लॉन्गर इज़ इट बाय स्टेल्थ। मतलब पहले क्या कहते थे कि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चलता है, लेकिन आप शर्माते हैं पब्लिकली आने में। दूसरी बात ये है कि जो डीहैफिनेशन है रिलेशनशिप की, अगर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पहले 2 साल में वो गल्फ़ के कंट्रीज़ की यात्रा भी करके आ गए हैं। तो पहले हम सोचते थे कि अरब वर्ल्ड का क्या रिएक्शन होगा, तो उस हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात यह है, देखिए हम बात करें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द एरियाज जिसमें कि इजराइल ने बहुत तरक्की की वो स्टार्टअप्स है। और हम भी जो अगर इंडिया में देखें कि नई जो अगली जनरेशन है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी एम्फेसिस लाया अपना स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम के ऊपर। और जिस तरह से डिसरप्शन हो रही है ग्लोबली आईटी सेक्टर में, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल इंडिया को इजराइल से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है स्टार्टअप के क्षेत्र में भी। जी, ठीक है। सैयद फैसल अली, अभी त्रिदेव सिंह मनी ने कहा कि अरब जगत इस यात्रा को किस तरह से देखता है? आपका लंबा तजर्बा है, सऊदी अरब में आप रहे हैं, अरब न्यूज़ के संपादक के तौर पे आपने इन अफेयर्स को कवर किया है। वहाँ किस तरह का रिएक्शन होगा? क्योंकि फ़लस्तीन ने तो कहा है कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारत इजराइल के संबंध बन रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्ते अपनी जगह रहने चाहिए। और अभी मई में जब महमूद अब्बास साहब आए थे तो अभी ये बात अंडरलाइन हुई थी और ये कहा गया था कि इजराइल दौरे के पहले फ़लस्तीन के राष्ट्रपति का आना भी एक तरह का संकेत है। लेकिन ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख इजराइल जा रहे हैं लेकिन फ़लस्तीन नहीं जा रहे। देखिए, ये पहले जो आपका आखिरी सवाल है कि इजराइल जा रहे हैं, फ़लस्तीन नहीं जा रहे हैं, तो ये देखिए कि जब अरब दुनिया का भी दौरा किया नरेंद्र मोदी ने तो इस टाइम किया। अगर यूएई गए तो सिर्फ यूएई गए, तो उसको उस पर्सपेक्टिव में देखने का है। लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात है कि जिस तरह से अरब दुनिया में रिएक्शन होता है, अब पूरा जो प्रेशर था, लोग अभी कह रहे हैं कि 1992 में, एम्बेसडर ने भी कहा कि 1992 में रिलेशन हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 1950 में जब हमने रिकॉग्नाइज़ किया इसराइल को, तो उसके बाद एम्बेसडर गुप्ता को याद होगा कि बॉम्बे में एक इमिग्रेशन फैसिलिटी थी इसराइल की, जो बाद में बहुत क्वाइटली उसको कॉन्सुलेट के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और जिस तरह से इंडिया का इसराइल के साथ रिलेशन रहा है 1962, 65,
71 और उसके बाद कारगिल की जंग में। तो वो रिलेशन हम लोगों का बहुत एक के बाद एक करता और बहुत मजबूत होता चला गया था, लेकिन पहले कोवर्ट तरीके से होता था, ढकी छुपी बात होती थी और कहीं ना कहीं कुछ डोमेस्टिक कंपल्शन, और दूसरा ये कि मध्य पूर्व और वेस्ट एशिया में जो रिलेशन था हमारा और जिस तरह की चीज़ें थी उसकी वजह से हम बहुत खुल करके बात नहीं करते थे, कहीं ना कहीं नॉन अलाइंड हम थे और ये बताते थे कि हम फ़िलिस्तीन के साथ थे और अनवेवरिंग सपोर्ट हमारा फ़िलिस्तीन के साथ था। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह के आप देखिए अभी जो लग रहा है हम लोगों को, बात हम लोग ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये दिखने लगा है कि पैलेस्टाइन और इसराइल और इंडिया कहीं ना कहीं नेचुरल अलाइज से हैं, और यही जो फीलिंग है वो अरब लीडर्स को या अरब जो नेशंस हैं उनको इस बात के लिए मजबूर करी कि वो खामोश रहें। जो ख़तरा हिंदुस्तान फेस कर रहा है, इंडिया फेस कर रहा है, कहीं ना कहीं इसराइल भी फेस कर रहा है। दोनों की मोडस ऑपरेंडी एक तरह की है और दोनों को एक तरह के साथ काम करने का मौका है। दूसरी बात ये कि अरब दुनिया को अगर आप देखें कि अभी जो जिस तरह से कतर का इशू हुआ है, तो ये सारे बौखलाए हुए हैं कि शिया ईरान का की जो डोमिनेंस बढ़ रही है और उसमें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि इसराइल उनके काम आ सकता है या उनके साथ खड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी सिचुएशन में उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट करें इंडिया का इसराइल के साथ दोस्ती करें। ठीक, वीरेंद्र गुप्ता साहब, अभी जैसा सैयद फैसल अली कह रहे थे, एक बहुत ही मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार 1936 से मैं देख रहा हूँ कि गांधी जी फ़लस्तीन को उसको सपोर्ट करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और फिर जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, लेकिन जब से वाजपेयी जी की नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट बनी और पिछले 3 सालों से ये सरकार आई है, इसराइल के साथ संबंधों में एक नया आयाम आया है, एक बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन जिसको कह सकते हैं वो हुआ है। इसका हमारी विदेश नीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हर वक्त जो है एक अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। 1936 जैसा आपने जिक्र किया, तो दुनिया एक बहुत अलग तरीके की थी। आज की तारीख में दुनिया इतनी बदल गई है, जैसे पहले ये था ऑल और नथिंग, हम इस खेमे में हैं या उस खेमे में हैं। आज की तारीख में हम तो नॉन अलाइंड नहीं, हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी खेमे में नहीं हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हम इससे रिश्ता रखेंगे उससे नहीं रखेंगे, पैलेस्टाइन से रखेंगे इजराइल से नहीं रखेंगे, इजराइल से रखेंगे पैलेस्टाइन से नहीं रखेंगे। तो ये दोनों ही तरीके की सोच गलत है। इसको मैं ये नहीं मानता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई बहुत तेज़ी से चेंज आया है, बल्कि मैं कहूँगा कि मैच्योरिटी है और कॉन्फिडेंस है, और आज के ज़माने के हिसाब से हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी रिलेशनशिप हर बड़े मुल्क से जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे ईरान, हितों के लिए प्रधानमंत्री ईरान गए, सऊदी अरेबिया गए। अब हो सकता है कि ईरान जाने पे सऊदी अरेबिया नाराज़ हो जाए और सऊदी अरेबिया जाने से ईरान नाराज़ हो जाए, लेकिन हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि हम ईरान भी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। पैलेस्टाइन के साथ हमारा तो प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट है, उससे हमने कभी भी कमज़ोरी नहीं करी। हमारा कि पैलेस्टाइन को हमें रिकॉग्निशन है, पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट है, और हम सेटलमेंट एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन साथ में इजराइल भी डेवलप करें। तो मैं कहता हूँ कि हम अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हम हर ग्रुप से, हम हर पावर सेंटर से अपनी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, ओनली बेंचमार्किंग इट ऑन द नेशनल इंटरेस्ट कंसिडरेशन। ठीक है, तैमूर आगा साहब, सहमत हैं आप वीरेंद्र गुप्ता साहब जो कह रहे हैं, या ये कि आप मानते हैं कि भारत की विदेश नीति में टुवर्ड्स इजराइल विज़ फ़लस्तीन कोई फ़र्क आया है? देखिए, वक्त के हिसाब से फ़र्क तो आया। पहले हम चैम्पियन करते थे अरब कास्ट को, अब वो चैम्पियन नहीं करते। उसका रीज़न है, जब PLO ने डायरेक्ट रिलेशनशिप अपनी इजराइल से इस्टेब्लिश की और पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया, उस दिन से सभी देशों ने, इसलिए उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। हमारा जो चैम्पियन करना था वो नॉन अलाइन भी नहीं रहा, वो बात भी नहीं रही, वो ख़त्म हो गया। और ये पीस एग्रीमेंट ये तय हो गया कि 2 स्टेट नेशन थ्योरी के ऊपर काम करेगा, और हमने आज भी उसी के ऊपर भारत जुड़ा हुआ है कि ऑक्युपाइड टेरिटरी से विड्रॉ करेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की आपस में होनी चाहिए, वो उसके ऊपर तय हो गया। दूसरी बात यह है कि अब ज़्यादातर अधिकतर अरब देशों ने रिकग्नाइज़ कर दिया है, किसी कुछ ने डायरेक्ट कर रखा है, इस्टेब्लिश कर रखा है, कुछ ने इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं। जैसे फैसल अभी बता रहे थे
कि ये सही बात है कि अब अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा इशू नहीं रह गया सऊदी अरेबिया के लिए जितना बड़ा इशू सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे आ गया है। और यहाँ तक बात हो रही है, ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की जो बातचीत होगी उससे पहले सऊदी अरेबिया शायद रिकग्नाइज़ भी कर दे इसराइल को। तो इस तरह के रिलेशनशिप में अब आप किसी अरब देश ने, जब से इसराइल के साथ दोस्ती हुई है, हमारा ट्रेड अरब कंट्रीज से कई 100 गुना बढ़ गया। किंग अब्दुल्ला जो सऊदी अरेबिया के बहुत पावरफुल लीडर थे, हिंदुस्तान आए 54 साल के बाद। कुवैत के किंग ने दौरा किया, फिर अमीर आए वहाँ के, यूएई से के दौरे हुए के किंग आए यहाँ पे, और किसी भी हाई प्रोफाइल विज़िट में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपने इजराइल के साथ क्यों अपने संबंध बनाए। आपके इस तरह मैं नहीं समझता कि जब अरब खुद डील कर रहे हैं तो ये नहीं संभव है कि हम इंडिया उनके साथ डीलिंग न करे। ठीक। जी देवेश मनी साहब, आप क्या कहेंगे? ये कहा जाता है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के बाद भारत को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है, और हमारी जो ये रिलेशनशिप है वो हमारी प्रतिरक्षा ज़रूरतों को देखते हुए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा यह गया कि साहब इस दौरे में कोई बहुत ज़्यादा दस्तखत नहीं होंगे समझौतों पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पार्टनरशिप है कहीं आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक तो सिंबॉलिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात ये है, हम ये शायद जो लोग ये बात ठीक है कि डिफेंस में, स्ट्रेटेजिक स्फीयर में बहुत कोऑपरेशन है, सहयोग है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ महीनों में ही देखें, जैसे एम्बेसडर साहब ने पहले कहा था कि वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ऐसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई स्टेट गवर्नमेंट से इनफैक्ट इसराइल बहुत क्लोजली काम कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जब बात करते हैं कि आइडियोलॉजिकल बात करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कई कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी इसराइल की प्रेजेंस है, जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स में नहीं है, इनफैक्ट अब वो नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक एटलीस्ट डिफेंस जो है वो एक अलग इशू है, लेकिन कई एरियाज में एक बायपार्टिजन कंसेंसस बन सकता पे एटलीस्ट जो जिन एरियाज़ में हम बेनिफिट और भी कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इनोवेशन का एरिया हो, और इसमें मेरे ख्याल अगर स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेक होल्डर्स बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और प्राइम मिनिस्टर ने भी इनफैक्ट कहा है कि हर बार वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत अहमियत होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। दूसरी बात ये जी, इवन जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया का, अगर वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करे तो इससे भी बायलैटरल रिलेशनशिप को एक अच्छी एक्सेलरेशन मिलेगी मेरे हिसाब से। ये फैसल अली, एक ज़माना था कि जब ज़ायनिज़्म एक तरह से गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, एक बहुत ही कंटेम्प्ट के साथ लिया जाता था। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में क्या उसमें भी कुछ डाइल्यूशन हुआ है, और ये जो भारत की रिलेशनशिप इज़राइल के साथ बनी है उसमें जो इज़राइल का एक पास्ट रहा है वो कहीं कोई अड़चन बन के सामने आएगा? देखिए, एक दो चीज़ें आपने पहली बात जो कही कि शिफ्ट, मुझे बहुत क्लियर शिफ्ट दिखता है, पैराडाइम शिफ्ट तो है ही, इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि एकदम हम लोगों ने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को टुवर्ड्स इसराइल कर दिया, वो इसराइल सेंट्रिक होकर के सोच रहे हैं। ये एक नई बात है, और ठीक है ताल्लुकात रहे हों, सब कुछ हो, लेकिन नई चीज़ है। दूसरी ये कि आप जो कह रहे हैं ज़ायनिज़्म को लेकर के जो पहले फीलिंग थी, हमको ये लग रहा है कि इससे और आगे बढ़ करके हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जिस जल्दबाजी से ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की और उसको एकदम से सीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उससे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों को दिख नहीं रही हैं। आप ये देखिए कि पहले हमारा 2 साल पहले हमारा ट्रेड रिलेशन कितना था, सडनली $6 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। अभी हमारा जो एक्सचेंज था, पहले सिर्फ इसराइल से लोग आते थे और स्टूडेंट्स आते थे, जो इस पे होते थे वो आते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि पिछले साल हमारा जो यहाँ से लोगों के जाने का है टूरिज़्म, कभी इसराइल को लेकर के इंडिया बहुत नहीं था, लेकिन अभी 46 से 47 पर 50,000 लोग इसराइल जा रहे हैं। तो सडनली ये जो प्रमोशन हो रहा है, इसको लोगों को इसको लेकर के थोड़ी सी परेशानी है। दूसरी ये कि देखिए, रिलेशन आज आप इसराइल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग की हो, वाटर मैनेजमेंट की हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस बात को भी याद रखना है कि जिस तरह से हम लोगों ने पैलेस्टीनियन कॉज को चैम्पियन किया, जो कमर साहब कह रहे थे, और गांधी जी के उन कथनों को भी याद करना है कि हर हाल में हमको फ़िलिस्तीनियों का साथ देना है। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं लगता कि लोग एतराज़ करें कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये डाइल्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो पूरा पैलेस्टीनियन कॉज डाइल्यूट होगा और वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा। कमर आगा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, 2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान देनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो इस्लामिक मिलिटेंसी जो बढ़ी है, एक ये भी फैक्टर था
इसराइल के करीब आने के। और दूसरा ये था कि कश्मीर की सपोर्ट जो थी, पाकिस्तान बैक जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन में लगातार जो बहुत से अरब देशों की सपोर्ट उस रेजोल्यूशन को जो थी इंडिया के ख़िलाफ़ कश्मीर के लेके, वो भी एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इसराइल की तरफ रुझान कराया हिंदुस्तान का। कॉमन एनिमीज़ की बात है, बिल्कुल। हाँ, वो उसमें ये दो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और उसमें ये था कि ये भी देखा गया कि भाई जो टेक्नोलॉजीज़ इसराइल के पास हैं मिलिटेंसी को कंटेन करने के लिए, उसकी भी ज़रूरत है, हमको नेसेसिटी है, और किस तरीके से डील किया जाए। उसके अलावा कई और फैक्टर थे जिनका फैसल साहब ने जिक्र किया, जो टेक्नोलॉजीज़ जो हमको लेनी थी। दूसरी बात ये थी, सोवियत यूनियन टूटने के बाद से वेस्ट की तरफ देखा जा रहा था, हमारा रिलेशनशिप पश्चिमी देशों से किस तरीके से अच्छे बनाए जाएं। तो उसमें इसराइल का बहुत बड़ा रोल है। हमारा अमेरिका के साथ जो अच्छे संबंध बने, उसके अंदर जूश लॉबी ने वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को कंटेन करने में बड़ी मदद की हमारी। फिर उसके अलावा हमको वहाँ पे अमेरिका भी हालांकि चाहता था कि हमारा जो रोड थी अमेरिका जो जा रही थी लेके, वो वाया तेल अवीव थी, और इसराइल ने हमारी बड़ी वहाँ पे मदद की। ये सारे फैक्टर्स थे जो पोस्ट कोल्ड वार एरा में हमको फोर्स कर रहे थे इसराइल के साथ दोस्ती करने। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब, बदली हुई परिस्थितियों में जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है, एक तरफ हमारे ऊपर चीन का दबाव है, एक तरफ पाकिस्तान का दबाव है, और इस बीच में ये दो बड़े संगठन भी बने हैं, एक जिसका नेतृत्व रूस कर रहा है, एक जिसका नेतृत्व चीन कर रहा है, और बात हो रही है कि साहब इंडियन ओशन तक पहुंचने की या अरब महासागर तक पहुंचने की। उसमें इजराइल के साथ हमारी दोस्ती कितनी कारगर साबित होगी आपके नज़र? देखिए, एक तो हमको अपनी आर्थिक परिस्थिति को बहुत मजबूत करना है। जो हमारी समस्याएं हैं पानी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, एग्रीकल्चर इंडिया में भी बहुत डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर इंडिया में भी बड़ी रिसर्च होती है, लेकिन मैंने इजराइल में एक ख़ास चीज़ देखी कि जो रिसर्च होती है वहाँ पे वो किसानों को पहुँचाई जाती है। हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है वो किताबों बुक्स के शेल्फ में डाल दी जाती है, कभी भी इस किसानों में नहीं पहुँचती है। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इजरायली नेशन की, जूस की, वहाँ पे हमको बहुत उससे जो है वो इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आप बता रहे थे कि आपके ज़माने में MS स्वामीनाथन गए थे, उनका जो दौरा हुआ था इजराइल के साथ, उसका कुछ फ़ायदा भारत को हो पाया? कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट ख़त्म हो गई। रिपोर्ट जैसे बनती है, जैसा रिवाज है जी, रिपोर्टें बनती हैं, रिपोर्टों पे कुछ काम तो होता नहीं ज़्यादा। उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई एक रिपोर्ट बनी। और उसके अलावा हमको अपनी जो है वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बरकरार रखना है। आपने जो इश्यूज़ बताए, हमको चारों तरफ से खतरे हैं। चीन की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है, नज़र आता है, तो उसके लिए हमको तैयारी भी मुकम्मल करनी पड़ेगी। और इसके लिए इज़राइल ने ऐसा साबित किया है। हमको कारगिल के वक्त में मदद मिली, हमको क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। आजकल की तारीख में जो पुराने हमारे पास इक्विपमेंट हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ानी है, फोर्स मल्टीप्लायर करना है। तो फोर्स मल्टीप्लायर के लिए टेक्नोलॉजी, IT, एवियोनिक्स, इन सब चीज़ों में इज़राइल की बहुत बड़ा रोल है। तो इज़राइल के साथ हमारा जो है वो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस में भी इज़राइल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों में बहुत हमको इज़राइल के साथ। सिंह मनी साहब, बहुत संक्षेप में कि आप भारत इज़राइल रिश्तों का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, एक तो ऑब्वियसली कहीं हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं डिफेंस पर, स्ट्रेटेजिक स्फेयर पे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि अगर हम स्टेक होल्डर्स बढ़ाएं और एटलीस्ट जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है उसको बढ़ावा और होना चाहिए, ताकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात पर, जो फॉर एग्जांपल जो बुद्धिजीवी भी हैं दोनों तरफ, हर बात पर सहमति ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी देर से हमने जो एम्बार्गो लगाया था कि इंटेलेक्चुअल्स आपस में एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, उसको हटाने की ज़रूरत है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात पर सहमत होंगे। और दूसरी बात ये है, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उस नॉट जस्ट फॉर द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, लेकिन और कई जो एरियाज़ हमने, जैसे मैंने पहले आउटलाइन किया, जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक क्या है, एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप दोनों देशों के बीच, जो कि
काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि इतनी कॉमनैलिटीज़ नहीं तो दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया श्री देवेश सिंह मनी साहब, सैयद फैसल अली, कमर आगा साहब और एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री की इस इजराइल यात्रा आज हमारे राष्ट्रीय हित में जो कुछ और संभव हो सकेगा वो अध्याय जुड़ेगा, और फ़लस्तीन के साथ भी जो हमारी पारंपरिक रिश्ता रहा है, जो मदद उसको रही है, वो भी जारी रहेगी और उस पर भी किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।